ओके जी, तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं असेसमेंट ऑफ हेयरिंग का, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे हेयरिंग लॉस की टाइप्स कौन सी होती हैं, जो कि 3 टाइप्स पाई जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव से आप लोगों ने हमेशा याद रख लेना कि कंडक्शन नहीं हो पा रही साउंड वेव्स की। साउंड वेव्स की कंडक्शन कहाँ तक होती है? हमारे एक्सटर्नल ईयर से लेके हमारे मिडल ईयर के स्टेपिडियो वेस्टिबुलर जॉइंट के अंदर, जो आपको मैंने बताया था, जो ओवल विंडो पे जाके हमारे स्टेपिस लग रही है वेस्टिब्यूल के करीब, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं स्टेपिडियो वेस्टिबुलर जॉइंट। वहाँ तक हमारी साउंड वेव्स कंडक्ट हो रही होती हैं। अगर साउंड वेव्स वहाँ तक कंडक्ट नहीं हो पाएंगी तो उस टाइप को हम कहेंगे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। ठीक है, इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है? अगर हमारे एक्सटर्नल ईयर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ जाए, जैसे हमने इम्पैक्टेड वैक्स वगैरह पड़ी है, इम्पैक्टेड वैक्स ने उसको ब्लॉक कर दिया हुआ है, तो ये मसला हो सकता है कि जो हमारा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कर सकता है। या फिर हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें कोई पोर पाया जा रहा है। पोर क्यों पाया जा रहा है? कोई मतलब रिटेक्शन हुई है और हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फट चुकी है, या फिर कोई ओटाइटिस मीडिया वगैरह हुआ है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन आई है। उसके बाद हो सकता है कि हमारे मिडल ईयर के अंदर फ्लूड है, मतलब कोई एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया का केस चल रहा है, फ्लूड होगा तो हमारी कंडक्शन नहीं हो पाएगी। फिर जो हमारी बोन्स है, मेलियस है, इंकस है, स्टेपीज है, इनकी नेक्रोसिस ना हुई हो, ठीक है, या फिर इनके कनेक्शन आपस में ना टूटे हों, तो फिर भी हमारी साउंड वेव्स कंडक्ट नहीं हो पाएंगी। फिर हो सकता है कि स्टेशियन ट्यूब हमारी ब्लॉक हो, स्टेशियन ट्यूब भी ब्लॉक होगी तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस देखी जाएगी। ये हमेशा याद रख लेना है कि एक्सटर्नल ईयर से लेके मिडल ईयर के स्टेपिडियो वेस्टिबुलर जॉइंट तक कोई भी मसला आएगा तो वो कंडक्टिव टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस होगी। उसके बाद हम दूसरी टाइप देख लेते हैं जिसके अंदर होगा सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। आप लोगों ने सिर्फ नाम से चीज़ें याद रखनी है, मतलब सेंसो है तो सेंसो जो कोक्लिया का मसला आ रहा होगा, ठीक है, इसको आपने अगर ब्रॉडली याद रखना है ना सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस को, तो ब्रॉडली आपने क्या देना कि इनर एयर का मसला आ रहा है। इनर एयर में भी स्पेसिफिकली क्या? कोक्लिया और कोक्लियर नर्व। आपको पता है कोक्लिया ही तो हमारी हेयरिंग के साथ ज्वाइंट है। जो वेस्टिब्यूल है तो वो तो हमारा इक्विलिब्रियम संभाल रहा है ना, तो जो कोक्लिया का मसला आएगा या कोक्लियर नर्व का मसला आएगा उसको हम कहेंगे सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। अगर इसकी डिटेल में चले जाएं, हम अगर इस डेप्थ में चले जाएं, तो सेंसो का स्पेशली मतलब होगा कि जो कोक्लिया है हमारा, ठीक है, अगर कोक्ली का मसला है साथ में न्यूरल का भी मसला है। न्यूरल में क्या क्या आ सकता है? हमारी एट्स नर्व भी आ सकती है, ठीक है, और जो एट्स नर्व के आगे आपको पता है एट्स नर्व हमारी जा रही सीधी जाके लग रही है हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर। ब्रेन स्टेम से आगे फिर इसके पाथवेज बनते हैं ऊपर को हमारे ब्रेन कोर्टेक्स की तरफ, ऑडिटरी कोर्टेक्स की तरफ, ठीक है। तो अगर सेंट्रल कनेक्शन जो जा रहे हैं ब्रेन स्टेम से लेके ब्रेन तक, उनमें कोई मसला आएगा, या फिर एट्स नर्व का कोई मसला आ रहा है, तो इसको हम कुल मिला के कह देंगे कि सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस हो चुका हुआ है। अगर एट्स नर्व का आ रहा है तो उसको हमने स्पेसिफिकली कह देना कि वो रिट्रोकोक्लियर मसला है। अगर सेंट्रल कनेक्शन का मसला आ रहा है उसको हमने स्पेसिफिकली कह देना कि सेंट्रल डेफनेस है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये हमारा कोक्लिया वाइट वाला है, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई लेजन आ गई तो हमें ये मसला देखने को मिलेगा। इसके अंदर से हमारी नर्व निकल रही है, कोक्लियर नर्व जा रही हैं हमारे ब्रेन स्टेम के अंदर। अगर इस नर्व पाथवे में कोई मसला आ रहा है तो उसको हम कह रहे हैं रिट्रोकोक्लियर मसला आ गया, लेकिन ब्रॉडली हमने सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस ही कहना है, ठीक है। स्पेसिफिकली बता रहा हूँ रिट्रोकोक्लियर कहना है। ब्रेन स्टेम में चला गया, ब्रेन स्टेम से हमारे सेंट्रल कनेक्शन जा रहे हैं हमारे ऑडिटरी कोर्टेक्स की तरफ। अगर इस पाथवे में कोई लेजन आती है तो उसको हमने कह देना कि सेंट्रल डेफनेस हो चुकी हुई है। सेकंड टाइप क्लियर होगी, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो गया। उसके बाद थर्ड टाइप होगी जिसको हम कहेंगे मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। नाम से पता चल रहा है मिक्स में हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस टाइप भी देखने को मिलेगी, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस टाइप भी देखने को मिलेगी। फिर जब हम इसके क्लिनिकल असेसमेंट टेस्ट में आपको आगे जाकर पढ़ाऊंगा ना, जो हमने आगे जो पढ़ने हैं, उसके अंदर आप लोगों को अगर देखने को मिले कि एयरबोर्न गैप आ रहा है, एयरबोर्न गैप तब मैं बताऊंगा, अभी उसकी डिटेल में नहीं जाना। आपको उसके अंदर एयरबोर्न गैप भी देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको बोन कंडक्शन इंपेयरमेंट भी देखने को मिलेगी। एयरबोर्न गैप इंपेयरमेंट, बोन कंडक्शन इंपेयरमेंट, आप लोगों ने समझ जाना कि ये मिक्स टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस है, ठीक है, इसका कॉजेज हो सकते हैं कि ऑटोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। ऑटोस्क्लेरोसिस पूरा टॉपिक है, वो जाके आगे पढ़ेंगे। याद रख लेना कि उसमें मिक्स हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा। फिर क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया जो कि पूरा चैप्टर है, तो उसके अंदर भी हमें मिक्स्ड हेयरिंग लॉस देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप लोग अगर किसी के टेस्ट कर रहे हो, मतलब क्लिनिकल टेस्ट कर रहे हो हेयरिंग के लिए, ठीक है, और आपको शक पड़ रहा है कि हाँ ये थोड़ा बंदा डेफ हो गया है, तो इसमें थोड़ा बहुत ऑडिटरी फंक्शंस लॉस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने किस चीज़ पे फोकस करना है? ये 4 चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, और पेशेंट से इसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, और खुद भी एग्जामिनेशन करनी है, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस कौन सी है, कंडक्टिव है, सेंसोन्यूरल है, या फिर मिक्स टाइप है, ठीक है। सबसे पहले टाइप फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद हम देखना है कि डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस क्या है। क्या वो बिल्कुल माइल्ड सा है, क्या वो मॉडरेट है, क्या वो मॉडरेटली स्वेयर है, या फिर बहुत ज़्यादा स्वेयर है, या फिर उसको ना होने के बराबर सुन रहा है, या फिर वो टोटल ही डेफ हो चुका हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे साइट ऑफ लेजन क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने फाइंड आउट किया है कि हाँ उसकी है जो टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, फिर आप लोगों ने देखना है कि उसकी क्या मसला आ रहा है, क्या कोज है, क्या एक्सटर्नल ईयर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है,
क्या उसकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फटी हुई है, या उसकी बोन टूटी हुई है, या अंदर पस पाई जा रही है, या फिर उसकी स्टेशन ट्यूब बंद है, ठीक है। फिर ही हमें पता चलेगा ना कि साइट ऑफ लेजन कहाँ पे, तो फिर ही हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। या फिर आपने फाइंड किया कि जो सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस का मसला चल रहा है, तो फिर आपने देखना कि कोक्लिया की लेजन है, या फिर उसके जो कोक्लियर नर्व जा रही है उसकी लेजन आ रही है, सेंट्रल पाथवेज की लेजन है, फिर ही तो हमें पता चलेगा कि साइट ऑफ लेजन क्या है, फिर ही हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है ये फाइंड आउट करना। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि कॉज ऑफ हेयरिंग लॉस क्या बन रहा है। पहले तो आपने साइड देख ली है, उसके बाद कॉज भी इजीली फाइंड कर सकते हो। आपने फिर देखना कि कंजेनिटल कॉज है, क्या बचपन से है, कोई ट्रॉमा हुआ था, या कोई इन्फेक्शन हुआ था, कोई ट्यूमर बना हुआ है, कोई डीजेनरेटिव कंडीशन चल रही है, कोई ऑटोटॉक्सिसिटी चल रही है, मतलब कोई एयर ड्रॉप्स वगैरह डाल रहे हैं उस पर कोई मसला मसाइल चल रहा है, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर चल रहा है, ठीक है। अच्छे तरीके से हिस्ट्री लेनी है और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करके फिर ही फाइनलाइज करनी है कोई थिंग्स जो आपने उसको पेशेंट को बतानी है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल टेस्ट हैं, ठीक है, जो कि हमारे ऑस्पी वाइवा और SCQs के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। सबसे पहले हमारा आ जाएगा फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट, ठीक है। फिंगर फ्रिक्शन ये जो 2 टेस्ट है ना, फर्स्ट 2 टेस्ट हैं, वाश टेस्ट और फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट, ये तकरीबन अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हुए हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। जब से हमारा ऑडियोमेट्री का दौर आया हुआ ना, ऑडियोमेट्री आगे जाके पढ़ाऊंगा, तो तब से ये टेस्ट ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हुए हैं। फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट के अंदर हमने क्या करना है कि पेशेंट के कान के करीब ना अपना मतलब हथेली लेके जानी है और साथ जो अंगूठा है वो लेके जाना है और उसको रब करना है, ऐसी आवाज़ आएगी, ठीक है। या फिर उसके बाद ना आप थंब को फिंगर के ऊपर इस तरह स्नैप करो, ठीक है। अगर तो पेशेंट सुन पा रहा है, एक डिस्टेंस पे आपने रख के करना होता है, तो टेस्ट पॉजिटिव होगा। नहीं सुन पा रहा तो हमें डेफनेस मालूम हो जाएगी। फिर वॉच टेस्ट है, जो पहले आप लोगों ने वॉच देखी होंगी, जिनमें से क्लिक 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 की आवाज़ आती होती थी, जिसको हम क्लिकिंग वॉच कहते थे, जो तो वो तो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, इस वजह से अब ये टेस्ट भी ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो वो क्लिकिंग वॉच हम पेशेंट के एक डिस्टेंस पे रखते थे, फिर उसके करीब करीब चलते जाते थे और उससे पूछते थे क्लिकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। और वो नॉर्मल डिस्टेंस पे अगर आ रही होती तो ठीक है, अगर उसको बहुत करीब जाके आवाज़ आ रही थी तो हमें पता चल जाता था कि किस डिग्री का हेयरिंग लॉस चल रहा है। तो उसके बाद हमने स्पीच वॉइस टेस्ट, जो कि अभी भी कुछ इलाकों में किया जाता है और कुछ में नहीं किया जाता। इसके अंदर ये होता है कि ना, अगर कोई नॉर्मल बंदा है, ठीक है, उसको 6 मिलीमीटर तक विस्पर सुनता होगा, विस्पर जो बिल्कुल हल्का हल्का बोलते होते हैं, और 12 मिलीमीटर तक उसको नॉर्मल टॉक ईजिली सुनेगी, जो नॉर्मल हम स्टैंडर्ड बोल रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हम ये करते हैं कि पेशेंट और एक डॉक्टर और दूसरा उसका असिस्टेंट एक रूम में जाते हैं, ठीक है। रूम जो होता है वो ना साउंड प्रूफ वाल्स का बना होता है। अब तो वो साउंड प्रूफ आ रहे हैं, लेकिन पहले दौर में नहीं होता था। तो बहुत साउंड प्रूफ आवाज़ का होता है, मतलब उसमें कोई ही बाहर की आवाज़ नहीं आ रही होती, ठीक है। उसमें जाते हैं और डॉक्टर 6 मिलीमीटर पे खड़ा होता है पेशेंट से, जो हमने कान चेक करना चाह रहे हैं उस कान के करीब, ठीक है। और दूसरे कान पे जो असिस्टेंट है ना, वो बार बार उसका ट्रैगस दबाता है, ट्रैगस छोड़ता है, ट्रैगस दबाता है, ट्रैगस छोड़ता है, ताकि ना प्रेशर चेंज हो और उसको उस कान से ना सुन पाए, ठीक है, दूसरे कान से सुन पाए। पेशेंट डॉक्टर वहाँ से बोलता है, जैसे कोई आम वर्ड्स बोल देता है, कुछ स्पॉन्डी वर्ड्स होते हैं जैसे ब्लैक नाइट, फुटबॉल, डे ड्रीम। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में कुछ आम वर्ड उर्दू के जैसे माँ बाप वगैरह, ठीक है। और उसके बाद नंबर्स भी लेटर बोल रहे हैं, जैसे X3B, ठीक है, मतलब साथ लेटर्स भी हों, साथ में नंबर्स भी हों, और हमने पेशेंट को बोलना है कि क्या आप सुन पा रहे हो। और हाँ, एक और चीज़ करनी है कि पेशेंट की आंखों पे ना आप लोगों ने पहले पट्टी बांध देनी, ताकि वो जो आपकी लिप रीडिंग है ना वो ना कर पाए, लिप रीडिंग करके ना बता दे कि मैंने ये सुना है, ठीक है। आंखों पे पट्टी बांध दो, 6 मिलीमीटर खड़े हो जो, और स्पॉन्डी वर्ड्स बोलो और नंबर से लेटर बोलो, और फिर उसके करीब करीब चलते जाओ आहिस्ता आहिस्ता, जिस डिस्टेंस पे वो सुन पा रहा है, तो फिर वहाँ से हमें पता चल जाता है कि किस डिग्री का हेयरिंग लॉस नज़र आ रहा है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज टेस्ट का ये है कि एक तो हम स्टैंडर्डाइज नहीं बोल पाते, कि हर डॉक्टर एक इंटेंसिटी पे नहीं बोल पाएगा, या उसकी एक पिच नहीं होगी, ठीक है। और फिर थोड़ा बहुत हमें एम्बिएंट नॉइस भी देखने को मिलती है, मतलब बाइट्स इन्वायरमेंट से थोड़ी बहुत नॉइस आ रही होती है। ये भी इस वजह से ना अब टेस्ट ऑब्सोल्यूट हो चुका हुआ जब से ऑडियोमेट्री का दौर आया है। ओके, जिसके बाद हमारा फोर्थ टेस्ट है ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट, जो कि हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से। आप लोगों ने ट्यूनिंग फॉर्क अक्सर का देखा होगा, एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऐसा दिख रहा होता है, जिसके ऊपर 2 प्रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, नीचे स्टेम होती है, और इस डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के जाते हैं, और फ्रिक्वेंसीज की सामने मिडल पे लिखी होती है, जैसे इसका लिखा हुआ 512 हर्ट्ज। और ये मार्केट में डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के आ रहे होते हैं, 128 का आता है, 256 का, 512 का, 1024 का। आप लोगों ने हमेशा 512 प्रेफर करना है, क्योंकि 128 और 256 वाले हैं ना, ये ड्रिलिंग सेंसेशन बना रहे होते हैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्वेयर वाली फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं। आप इसको मस्टर्ड प्रोसेस पर रखते हो तो आपको ड्रिलिंग सेंसेशन आती है, कान पे रख के किसी ने ड्रिल चला दी हो। और जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले 1024 वाले, इससे अपर वाले हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत जल्दी डिके हो जाती है। और उसको हमेशा स्टेम से उठाना है, स्टेम से पकड़ के उठाओगे तो पता चलेगा कि बंदा प्रोफेशनल है, ठीक है। अगर आप प्रॉन्ग्स वगैरह से पकड़ोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा इसको कुछ भी नहीं आता जाता, और ये
ट्यूनिंग फोक को ही गलत पकड़ रहा है। स्टेम से पकड़ना है, प्यार से उठाना है, ठीक है, और उसके बाद उसको ना एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कैसे करना है, इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करनी है हमने। वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए इसको हमने स्टेम से पकड़ के अपने हाथ पे मारो, ठीक है, यहाँ पे नी पे मारो, या फिर आपकी मर्जी है कि जूते के नीचे वाली साइड पे मार के जो रबड़ लगी होती है उसके ऊपर मार के इसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर लेनी है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, ये हमारा ट्यूनिंग फोक एक्टिव हो गया है। एक्टिव होने के बाद अगर हम एयर कंडक्शन टेस्ट करना चाह रहे हैं, टू टेस्ट एयर कंडक्शन, तो आप लोगों ने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे ना मतलब कान के करीब ले आना। 2 सेंटीमीटर तो हम मतलब वहाँ मेजर कर नहीं सकते, तो कान के करीब ले आना, ठीक है, और पेशेंट से पूछना है कि आपको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। इसका मकसद ये होगा कि जो वाइब्रेशन होंगे साउंड वाइब्रेशन बन रही होगी, यहाँ से गुजरेंगे पहले एक्सटर्नल यूटिलिटी कैनाल से, फिर हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होती हुई मैलियस, इंकस, टेपिस और हमारी कोकलिया तक जाएंगी। अगर तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, अगर तो उसको आवाज़ सुनती है, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसकी एयर कंडक्शन भी ठीक है, और साथ में इसकी कोकलिया भी फंक्शन बिल्कुल ठीक कर रहा है। अगर हम बोन कंडक्शन करना चाह रहे हैं, टू टेस्ट बोन कंडक्शन, तो इसके लिए हमने जो स्टेम है, आपको पता है ये हमारा पूरा का पूरा ट्यूनिंग फोक है, ठीक है। जो इसकी स्टेम है, ये वाली कोना है, उसको कोने को हमने यहाँ पे मस्टर्ड प्रोसेस पे रख देना है, और फिर हमने देखना है कि उसको आवाज़ सुनती है कि नहीं सुनती, क्योंकि इसके अंदर बोन कंडक्शन हो रही होगी। यहाँ से बोन से ही हमारी वाइब्रेशन जाएंगी, हमारा कोकलिया भी बोन का बना हुआ है, और वो जाके हमारे एक्टिवेट करेगा अंदर हमारे एयर सेल्स को, और हमें आवाज़ सुनेगी। अगर जो टेस्ट पास हो जाता है तो हमें पता चलेगा कि बोन कंडक्शन सही हो रही है और हमारा कोकलिया बिल्कुल ठीक का ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखनी कि नॉर्मली जो हमारी हेयरिंग थ्रू एयर कंडक्शन होती है ना, वो लाउडर होती है। वो क्यों हो रही होती है, क्योंकि आपको पता है अगर हम कोई बॉल वगैरह भी पानी में थ्रो करते हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी अंदर तक जाती है बॉल। अगर हम बॉल वही एयर में थ्रो करेंगे तो बॉल बहुत दूर जा रही होगी, क्योंकि एयर थोड़ा सा ना रिलैक्स मीडियम है, मतलब उसके अंदर इतनी ज़्यादा विस्कोसिटी नहीं है। तो उसके अंदर एक तो आपको साउंड लाउडर सुनेगा, और आपको दूसरा साउंड ट्वाइस लॉन्ग सुनेगा बोन कंडक्शन से। वो क्यों हो रहा होगा ट्वाइस लॉन्ग का मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा देर सुन रहा होगा, वाइब्रेशन इसमें से प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। अगर जब तक इतनी 4 वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही थी तो हमारी बोन कंडक्शन हो रही थी, लेकिन अगर इसमें से 2 वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस हो रही है ना, तो हमारी एयर कंडक्शन हो जानी है, लेकिन बोन कंडक्शन नहीं होनी इस केस के अंदर। तो ये हमारा ट्यूनिंग फोक टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे रिने टेस्ट है और वेबर टेस्ट है जो हम ट्यूनिंग फोक से कर रहे होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।